यदि आपके नजर में कोई ऐसा स्टूडेंट जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उसके मन में है कि हमें सरकारी जॉब करनी है, तो सर एक बार बतलाइए, है ना, हम उसके लिए सर हमेशा आपके साथ है। और जितना हो सकता है मेरी टीम और हम उसको सपोर्ट करेंगे और हम प्रयास जरूर करेंगे वो बच्चे का सपना सर साकार हो। सर, जितने भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं उनमें पढ़ने वाले छात्र जब सेलेक्ट होते हैं, उसका सारा क्रेडिट कोचिंग संस्थान बैनर लगा के, पोस्टर लगा के, अपने ऑफिस में चिपका के उसका श्रेय और ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए। लेकिन उनके साथ पढ़ने वाले 95% से ज्यादा बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो मायूसी भरा रहते हैं, उनके लिए आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? यदि आप ठान लिए कि अगर आपके अंदर सपना है कि हमें बिहार दरोगा में जॉब लेना है, तो सर दरोगा में जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बशर्ते आप उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, आप उसको ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं। सर, कहा जाता है ऐसा कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, आपके पीछे किसी का हाथ है कि नहीं? कि जेपी यूनिवर्सिटी का जो स्थिति था बहुत ही हालत खराब था। वहां पे ग्रेजुएशन बच्चे लोग 5 साल में 6 साल में करवाया जा रहा था। अगर मान लीजिए कि उसका प्री सही गया, मेन सही गया, किसी कारणवश उसका मेरिट लिस्ट नहीं बना, तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उस बच्चे को हम लोग बुलाते हैं, नहीं आता तो बच्चे तक हम लोग चल करके जाते हैं। और मेरे द्वारा अपना मैथ का किताब भी लिखा गया है, रीजनिंग का किताब भी लिखा गया है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते। हाँ, एकदम बिल्कुल सर बात सही है। बस बच्चे लोग से एक ही हम लोग का निवेदन होता है, एक ही प्रार्थना होता है कि हम लोग आप लोग के साथ है, लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए, तुम इसको छोड़ो, उठो, जगो, जब जगो तभी सवेरा। नमस्कार आप सभी को, आप लोग जनता जज पॉडकास्ट देख रहे हैं। आप सभी का हमारे चैनल पे अभिनंदन है। आज के हमारे अतिथि हैं जिला के जाने माने शिक्षक प्रभु सर, जो कि मार्गदर्शन कोचिंग क्लासेस के संस्थापक हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। सर आपको ये बहुत बहुत अभिनंदन, जो आपने कितने समय दिया और सर जनता जज के पॉडकास्ट में हमें बुलाया। सर, आप एक सफल शिक्षक हैं और आपके कारण बहुत लोगों का जीवन सफल हुआ है। ये बताइए, आपके शिक्षक बनना आपका लक्ष्य था क्या? नहीं सर, किसी भी अगर स्टूडेंट को देखा जाए तो उसके लाइफ का जो सपना होता है, ऐसा नहीं होता है कि हाँ शिक्षक बने। हर एक आदमी ये सोचता है कि हम अपने सरकारी जॉब अपना प्राप्त करें, और इसी के संदर्भ में हमने भी अपना शुरुआत, मेरा जो सपना था सरकारी जॉब ही प्राप्त करना था, और इसी के सिलसिले में हमने पहले अपना जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर पटना गए, और पटना जाने के बाद जब हम वहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहे थे, उसी बीच में हमें ये ख्याल आया कि चूँकि गोपालगंज में कोई कंपटीशन का अच्छा कोचिंग नहीं था, और हमने गोपालगंज से बहुत सारा यहाँ पे अपना कुछ कोचिंग संस्थाओं को देखे थे, और जब वहाँ पे हमारा क्लास अपना हम समाप्त किए तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं गोपालगंज चला जाए और गोपालगंज शिक्षा कुछ बेहतर बनाया जाए। और उसी ख्याल से सर गोपालगंज में हम आए और धीरे धीरे लगातार प्रयास करते गए, और आज जिस मुकाम तक है उसी के प्रयास की बदौलत है। सर, आपके बारे में पता चला है कि आप काफी गरीबी रेखा के नीचे से आप आए हुए हैं। इतना सफल हुए, इस बीच आपको काफी संघर्ष करने पड़े होंगे। आप जरा अपने संघर्षों को बताएं प्लीज। ये तो सर बात बिल्कुल सत्य है। हम बतला दें कि सर हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जो हम लोग का क्षेत्र दियरा इलाके के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बिशंबरपुर थाने का नाम सुना गया होगा या खेमटिनिया का नाम सुना गया होगा। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर हम सिपाही ढाला के रहने वाले हैं, और हम 2020 की पहले की बात बतला दें कि सर उस समय जो क्षेत्र होते थे गोपालगंज में दियर इलाके के क्षेत्र थे, और सर उस समय जब बाढ़ आती थी तो हम लोग के जितने भी खेत थे सब बर्बाद हो जाते थे, सब फसल बर्बाद हो जाती थी। हमने बहुत गरीबी का सामना किया है। एक ऐसा समय था कि सर जब मेरा 10th क्लास समाप्त हुआ तो इंटर क्लास में जैसे ही हम लोग अपने एडमिशन लिए गोपालगंज में, तो उस समय तक पढ़ाई करने के लिए हम लोग पास पर्याप्त पैसा नहीं थे,
और हम घर से ही साइकिल के माध्यम से, यहाँ से मेरे घर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ से यानी गोपालगंज? हाँ, गोपालगंज से। और सर साइकिल के माध्यम से प्रतिदिन हम लोग को घर से गोपालगंज आना होता था और फिर वहाँ पे जाना होता था। पर डे हमने साइकिल के माध्यम से ही गोपालगंज आया और यहाँ पर जो भी अपने कोचिंग संस्थाएं थे, यहाँ के माध्यम से हमने शिक्षा प्राप्त किए और फिर घर पर जाते थे। ऐसा नहीं, वहीं तक हम सीमित नहीं रह जाते थे। अपने गांव के जो भी बच्चे थे 9th 10th या 8 जो भी छोटे बच्चे थे, उन लोग को शाम के टाइम में बुलाते थे और बुलाकर उन लोग को पढ़ाते भी थे। धीरे धीरे समय गुजरते गया, मेरा जो इंटरमीडिएट समाप्त हुआ, फिर स्नातक, फिर मेरा पीजी समाप्त हुआ। अब उस समय हम सोचे कि सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करना पड़ता है, और सर उस समय गोपालगंज आए लेकिन कोई अच्छा कंपटीशन क्लास नहीं थे। बाहर भी जाने के लिए उतना पैसा का व्यवस्था था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यवस्था करके हम पटना गए। और पटना गए क्योंकि पैसे की स्थिति थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर जितने भी समय हमने अपना दिया, 10 से 12 में अपना समय दिया, और समय देने के बाद उस समय आईबीपीएस के माध्यम से बैंक में जॉब हुआ करते थे। मेरा पहला सफलता वही से शुरुआत होता है। और 2016 में ही हम लोग बात करें, 15-16 में हमने आईबीपीएस में अपना पहला एग्जाम निकाला था। और उस समय चाहते तो हम आईबीपीएस में अपना ज्वाइनिंग कर सकते थे, लेकिन ये मेरा ख्याल, ये वही ख्याल मेरे मन में आया कि यहाँ पर तो हम अपना ज्वाइनिंग अच्छा से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि गोपालगंज की स्थिति हम देखे हुए थे कि गोपालगंज में कंपटीशन के क्षेत्र की हम लोग बात किए जाए तो यहाँ पे कोई अच्छा कोचिंग नहीं है। और उसी ख्याल से हम सोचे कि क्यों नहीं गोपालगंज में चला जाए, और चल करके थोड़ा सा जो गोपालगंज में हम लोग का मैथ और रीजनिंग या कोई कंपटीशन क्लास अच्छा नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया जाए। उसी ख्याल से हम गोपालगंज आए। और वहाँ पे एक गोपालगंज जब हम आए तो उस समय एक निजी कोचिंग के साथ मिल करके और हम उसमें मैथ और रीजनिंग का सहयोग करना शुरू किए। उस निजी क्लास का क्या नाम है सर? सर उस समय जो कोचिंग गोपालगंज में सबसे अच्छा संचालित हुआ करती थी, शताक्षी सिविल सर्विसेज। गोपालगंज के जो भी विद्यार्थी अगर कंपटीशन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उस समय की कोचिंग शताक्षी सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा कोचिंग संचालित होती थी। नवीन सर? हाँ, जिसके संचालक नवीन सर थे। और उन्हीं के साथ मिल करके हम आगे बढ़ना शुरू किए, लेकिन वहाँ पर भी सर ज़्यादा समय नहीं दे पाए, क्योंकि जिस तरह से हम मेहनत करना चाहते थे उस तरह से खुलकर वहाँ मेहनत नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लगभग 11 से 12 माह के बाद हमने वो कोचिंग को छोड़ दिया। फिर हम अपना तैयारी करने लगे, सोचे कि अब बैंक पीओ की तरफ आगे बढ़ा जाए। लेकिन जो हम क्लास वहाँ पर लिए थे, जो वहाँ के बच्चे थे, वो बच्चे बार बार हमको रूम पर आ करके या कॉल करते थे कि सर हम लोग को मैथ और रीजनिंग किसी तरह से कंप्लीट करवा दीजिए। उस समय बीएसएससी का बहाली आया हुआ था और बच्चे इतना ज़्यादा परेशान किए, तो वो बच्चे को परेशान करने की वजह से ही हम बोले कि ठीक है, आप लोग का मैथ और रीजनिंग हम पढ़ा देंगे, आप लोग कहीं जगह देखिए। तो बच्चे के द्वारा ही एक जगह देखा गया, और जगह देखा गया, और वो जगह था सर फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल। क्या बात है! और जब फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल में जब बच्चे सब जगह देख लिए तो हम भी आए सर से बात करने के लिए। तो हम सोचे चूंकि सर अपना जगह दे रहे हैं तो कुछ तो पैसा लेंगे। तो हम आए तो सर से बातचीत हुई, और वही फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल जिसके संचालक अभी मेरे सामने है, रियाज सर। और उस समय जब पहली बार सर से भेंट हुई थी तो हमने सर से बोला कि सर यहाँ पे कुछ बच्चे को हम कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो 2 घंटे समय देना है, उसके लिए क्या किराया लीजिएगा। तो सर का बस एक ही मेरा प्रश्न था कि आप बच्चे से कितना पैसा लीजिएगा। हमने बोला सर बच्चे से हमको पैसा नहीं लेना है। तो सर हमको बस यही बात बोले, हमको पैसे की 1 रुपया जरूरत नहीं है, ऐसे लोग की जरूरत है जो गोपालगंज में शिक्षा को बढ़ावा दे। और हमने जितना दिन तक यहाँ पे अपने कोचिंग को चलाया सर 1 रुपये भी नहीं लिया, और हमने भी बच्चे से पैसा नहीं लिए। और उस समय जो भी हमने मेहनत किए थे और जिसका परिणाम था कि उस समय बीएसएससी के बहाली में जब बहाली संपन्न हुआ तो लगभग 15-16 लड़के थे जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था।
बहुत खूब। यहीं से आपकी जर्नी की शुरुआत होती हाँ है। सर, वही से मेरा शुरुआत होती है। और उसके साथ ही जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, धीरे संख्या हुआ बढ़ते गया, संख्या बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा संख्या हम लोग को 100 प्लस होने लगा। थोड़ा सा यहाँ पर जगह को थोड़ा सा लेकर के दिक्कत थी, तो उस समय बच्चे लोगों को हम लोग को थोड़ा सा लगा कि स्पेस की थोड़ा कमी हो रही है। सर को हम लोग कितना परेशान किया जाए, है ना। सर शुरुआत में 1 रूम दिए, फिर 2 रूम दिए, फिर बाद में 3 रूम दिए। अब हम खुद में हम लोग को मन में आ रहा था कि सर को कहीं परेशानी हो रही होगी, है ना। तो सब बच्चे लोग के सहयोग से हम लोग दूसरा कोई जगह हम लोग देखे, और जब वहाँ पर जगह देखे तो 1-2 टीचर और हमारे साथ में जुड़ गए। और जुड़ने के बाद से चूंकि एक हम थे, 2-3 टीचर और जुड़ गए, तो एक कोचिंग का हम लोग बड़ा रूप दिए। तो उस समय सोचा गया कि नाम क्या दिया जाए। तो उस समय जो हम लोग का टीम मैनेजमेंट था, उसी समय बैठ कर हम लोग सोचे, चूंकि बच्चे के भविष्य को हम लोग को उज्जवल बनाना था, और इसीलिए हम लोग अपना सोचे, और सोच करके अपने कंपटीशन क्षेत्र के जो नाम दिए थे, हम लोग मार्गदर्शन दिए, ताकि बच्चे को मार्ग को हम लोग आगे बढ़ा सके, उनके सफलता को हम लोग अपने सपना साकार करवा सके। और उस समय से लेकर आज तक हर एक क्षेत्र में हम लोग सर बेहतर से बेहतर जितना हो सकता है उतना अच्छा हम लोग प्रयास करते हैं कि उतना अच्छा हम लोग करें। सर आप खुद गरीबी से आए हैं, ये बताइए, कंपटीशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है खान सर, और उनके वजह से बहुत सारे गरीब बच्चे बड़े बड़े कंपटीशन क्लासेस निकाल पाते हैं। आप भी एक कंपटीशन क्लास के एक मजबूत शिक्षक हैं, क्या आप कुछ ऐसा सोचते हैं गरीबों के लिए? तो सोचते नहीं है हम लोग, ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए हम लोग सोचते हैं। हम लोग की मार्गदर्शन जो टीम है सर, एक चीज हम बतला दें कि मार्गदर्शन में जो चेहरे दिखाई देते हैं उतने चेहरे नहीं है। मार्गदर्शन के पीछे बहुत सारे अभी भी टीचर लोग का हाथ है। जैसे चूंकि मार्गदर्शन हम लोग को 2016 से लगातार यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है बहुत सारे टीचर साथ में जुड़े। जिन लोग का हम लोग का गवर्नमेंट जॉब होते गया तो वो लोग कोचिंग छोड़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक आदमी से हम लोग उसी तरह से गठबंधन है जैसे पहले था। तो हम लोग को जिस तरह से जब भी जरूरत पड़ता है उस समय हम लोग सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, और कोई भी निर्णय होता है हम लोग मिल करके करते हैं। और आज भी मार्गदर्शन में हम लोग बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं। कोई स्टूडेंट आते हैं अपना आप बीती सुनाते हैं कि सर हम पैसे देने में असमर्थ है, तो मार्गदर्शन के द्वारा उन लोग को सिर्फ पढ़ाई ही फ्री में नहीं दी जाती है, बल्कि सर उन लोग की किताब से लेकर के कॉपी हर एक चीज फ्री में दिया जाता है। क्योंकि सर एक चीज हम बतला दें कि मेरे द्वारा अपना मैथ का किताब भी लिखा गया है, रीजनिंग का किताब भी लिखा गया है। तो हम लोग किताब अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बच्चे लोगों को मिल जाती है। जीएस का किताब भी अभी मार्गदर्शन के द्वारा तुरंत अभी पब्लिश होने जा रहा है। तो सभी किताब मार्गदर्शन द्वारा मिल जाता है। तो बच्चे जो गरीबी से थोड़ा जूझते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, उन लोग को हम लोग सभी तरह की सुविधाएं देते हैं। बस बच्चे लोग से एक ही हम लोग का निवेदन होता है, एक ही प्रार्थना होता है कि हम लोग आप लोग के साथ है, लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए। सर हम आपसे भी बोलेंगे, यदि आपके नजर में कोई ऐसा स्टूडेंट जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उसके मन में है कि हमें सरकारी जॉब करनी है, तो सर एक बार बतलाइए, है ना। हम उसके लिए सर हमेशा आपके साथ है, और जितना हो सकता है मेरी टीम और हम उसको सपोर्ट करेंगे, और हम प्रयास जरूर करेंगे वो बच्चे का सपना सर साकार हो। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जो लोग वीक हैं उनको आप किस हर तरह का मदद करेंगे, इसलिए प्रभु सर ये याद रहना चाहिए। हाँ सर एकदम बिल्कुल, वो हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर जितने भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं उनमें पढ़ने वाले छात्र जब सेलेक्ट होते हैं, उसका सारा क्रेडिट कोचिंग संस्थान बैनर लगा के, पोस्टर लगा के, अपने ऑफिस में चिपका के उसका श्रेय ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए। लेकिन उनके साथ पढ़ने वाले 95% से ज्यादा बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो मायूसी भरा रहते हैं, उनके लिए आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? ये तो प्रश्न सर आपका बहुत अच्छा है। और उन तमाम विद्यार्थियों को जो सफल नहीं हो पाते हैं, उन लोग को हम एक कविता के माध्यम से कुछ बात बतलाना चाहेंगे। इस सबके प्रश्न में सर एक कविता थोड़ा सा हमको याद आया, जो हरिवंश नारायण जी का कविता है। हरिवंश राय कविता, बच्चन। हाँ हाँ, कविता सर बहुत अच्छा है, और ये कविता असफलता पर ही लिखी गई है।
कविता का हम लोग का बोल ये था कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी क्या रह गई थी, देखो और सुधार करो। कमी क्या रह गई थी, देखो और सुधार करो। ओ शायद आप ये कविता कहना चाहते हैं, हरिवंश राय बच्चन नहीं, इसको रियल में लिखे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने। और वो कहते हैं, मैं शायर भी हूं, कविता करता हूं, इसलिए मुझे याद है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कमी क्या रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जिंदगी में, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही सर। हाँ, बस सर यही चीज के माध्यम से मैं यही चीज बतलाना चाहूंगा। कोई विद्यार्थी है, यदि वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और यदि एक बार असफल हो जाता है तो सोचता है कि हम नहीं कर पाएंगे, जो कि उसका सोच गलत होता है। एक चीज सर मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी निराश होता है या उसको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी हम देखते हैं कि हम लोग विमान से सफर करते हुए आकाश में जाते हैं और जब विमान हम लोग उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से हम लोग पूरा लोहे में बैठे होते हैं। अगर ये चीजें राइट ब्रदर्स भाइयों ने सोचा होता कि हाँ हम विमान का आविष्कार कर रहे हैं, मालूम नहीं हम सफल होंगे कि असफल, वो तो निश्चित है कि पहली बार सफल नहीं हुए होंगे, कई बार असफल हुए होंगे, लेकिन उन लोग का प्रयास और उस प्रयास का ही आज परिणाम है कि हम लोग उतने बड़े लोहे में हवाई जहाज में बैठ करके आसमान को सैर करते हुए नजर आते हैं। तो एक उन लोग का एक सोच ही है सर। अगर वो सोच लिए होते कि नहीं हम सफल हो गए तो आज शायद इतना बड़ा हम लोग को परिणाम देखने को नहीं मिलता। बस स्टूडेंट लोगों से हम यही बोलेंगे, आप लोग को छोटी सी मुकाम हासिल करनी रहती है, एक जॉब की प्राप्ति करनी है। अरे जब उतने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग अपने मुकाम से पीछे नहीं हटते हैं, आप लोग को तो छोटा सफलता पानी है ना। बस हम आप लोगों के साथ यही बोलेंगे, कोई विद्यार्थी जो सफल होते हैं वो वहां पर निराश नहीं हो और वो फिर से प्रयास करे, क्योंकि असफलता के आगे हम जो ही जाएंगे ना तो सर निश्चित है कि हमको सफलता नजर आएगी। ये तो बात अलग हुआ, हम पूछे कि जो असफल हो गए उनका आप लोग नाम क्यों नहीं लेते हैं? सर ऐसा नहीं है, कोई विद्यार्थी यदि सफल होते हैं तो उन लोग को हम बुलाते हैं, समझाते हैं और हम कहते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है कि अगला सीढ़ी आपका इंतजार कर रही है। आप ही नहीं सर, कोई भी कंपटीशन का क्लास जब सेलेक्ट होते हैं तो आप लोग पार्टी देते हैं बहुत भव्य। हाँ। क्या आप लोग एक सेमिनार असफल बच्चों के लिए कभी किए हैं? नहीं, नहीं किए, क्यों नहीं किए? हाँ इसलिए सर नहीं किए हैं। देखिए जो बच्चे असफल होते हैं हम लोग तो प्रयास करते ही है कि बच्चे सफल हो, क्योंकि कोई भी खुशी या कोई भी हम लोग कोई पार्टी करते हैं या किसी प्रकार का फंक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं सफलता के साथ हम लोग करते हैं ना, असफलता के साथ थोड़ी करते हैं। तो कोई स्टूडेंट यदि सफल होते हैं हम लोग प्रयास करते हैं बच्चे सफल हो। हम लोग ये कोई भी अगर पार्टी फंक्शन करते हैं तो उसमें जो बच्चे बैठे होते हैं, जो बच्चे असफल होते हैं, हम लोग जरूर ये बात हम लोग बोलते हैं कि कल ये जो मंजिल आज यहाँ पर सफल बच्चों का है ना, कल ये मंजिल आप लोगों के लिए होगी। इसलिए आप लोग यदि कोई विद्यार्थी सफल हो वो कभी भी निराश नहीं होंगे, वो प्रयास करेंगे और निश्चित सफल करेंगे। यानी कि एक काम तो यहाँ से निकला कि कम से कम कुछ सेमिनार उन बच्चों के लिए जरूर होना चाहिए जो कि डिप्रेस हो गए, क्योंकि डिप्रेशन में आजकल बच्चे पहले जैसा उनमें एनर्जी नहीं रहा सर कि वो डिप्रेशन से लड़ जाएं। अब अक्सर सुनाई दे रहा है कोटा में फलना बच्चे ने सेलेक्ट नहीं होने के कारण आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया, बहुत तरह से सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। इसलिए ऐसे असफल बच्चे जो कि थोड़े से मार्क्स के लिए पीछे छूट जाते हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई बच्चे सर अगर हम अपने यहाँ व्यवस्था की हम बात करें, यदि कोई बच्चे अपने यहाँ कोई अगर एग्जाम देता है, अगर मान लीजिए कि उसका प्री सही गया, मेन सही गया, किसी कारणवश उसका मेरिट लिस्ट नहीं बना, तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उस बच्चे को हम लोग बुलाते हैं, नहीं आता तो बच्चे तक हम लोग चल करके जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि इससे बेटर होगा तुम्हारा, तुम इसको छोड़ो, उठो, जगो, जब जगो तभी सवेरा, इसको छोड़ो और आगे अपना मेहनत करो। कोई बच्चे अगर ये सोच ले कि नहीं हम यहाँ पे सफल हो गए अब हम हार मान जाए, तो अगर ये सोच अगर हम लोग बात किया जाए सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी, अगर मान लीजिए
अगर वो बार बार प्रयास अगर नहीं किया होता, अगर वो हार मान गया होता, तो आज ये जो हम लोग के भारत है, जो सोने की चिड़िया के रूप में बोली जाती थी, तो इस समय भी हम लोग का भारत सोने की चिड़िया के रूप में बोली जाती। लेकिन उसका बार बार एक असफलता तो सीखते गया, और एक बार ऐसा न बताया ना कि वो सफल हो गया, और जैसे ही सफल हुआ ना, पूरे भारत पे उस समय जो भारत सोने की चिड़िया बोली जाती थी ना, पूरा सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूट के लेकर चला क्या गया। सोमनाथ मंदिर को लूट लेने से भारत सोने के पिंजरा से हट गया? नहीं, लेकिन अगर वो सफल हो करके सर वहां पर निराश होकर के लौट गया होता, तो उसकी कहानी को हम लोग आज नहीं ये पढ़ा तो करते। उसकी मतलब मेहनत की कामयाबी को दर्शाता है कि लगे रहोगे तो हाँ, कामयाबी मिलेगी। निश्चित सर, लेकिन यहाँ चीज़ ये तो- टर्म आपने कहा, आप कॉम्पिटिटिव शिक्षक है, लेकिन सोमनाथ मंदिर के लूट लेने से क्या हमारा भारत इतना कमजोर था कि एक मंदिर के लूट जाने से हमारा सोमनाथ जैसे बहुत मंदिर है हमारे यहाँ? हाँ, लेकिन सर वहां पर खजाने बहुत ज्यादा थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वहां पर नुकसान भारत को बहुत ज्यादा हुआ, और वो घटना हम लोग को पूरे भारत के वर्ष के परिवेश में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो आप बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि मतलब आप? हाँ, बच्चे से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार आप सफल हो गए तो रुकना नहीं है, प्रयास करना है। एग्जाम्पल इसका एक नहीं, आप लाखों देखेंगे। अभी एग्जाम्पल हमने आपसे सर बतलाया, राइट ब्रदर्स भाई, अगर वो हार मान गए होते तो आज हम लोग विमान में नहीं उड़ते। अगर मोहम्मद गजनवी हार गया होता तो आज उसका नाम हम लोग नहीं लेते। नाम उसी व्यक्ति का लिया जाता है जो व्यक्ति सफल होता है। आप यदि आज सफल होते हैं, वो रुकना नहीं है, आपको मेहनत करना है, तभी तो कल सर आप सफल होंगे। आपकी बातों से हमें अब्दुल कलाम सर का एक कोटेशन याद आता है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते। हाँ, एकदम बिल्कुल सर, बात सही है। सर आप बहुत बढ़िया कोचिंग संस्थान चलाते हैं, फिर भी आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, एडमिशन वगैरह हर जगह। क्या कोचिंग संस्थान पर्याप्त नहीं था कि और ज्यादा के चक्कर में आप फिर एडमिशन कंसल्टेंसी शुरू कर दिए? सर, आपका प्रश्न जो होता है ना, वास्तव में है ना कि हर एक प्रश्न में सर आपके कहीं ना कहीं से हाँ होता है, भार होता है, कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। सर आपके इस प्रश्न का हम आंसर बहुत अच्छे तरीके से देंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बात सर हम बोलना चाहेंगे। अभी हम लोग जानता जज के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, है ना, और सर जहां तक हम जानते हैं कि आप एक अच्छे स्कूल, जो हम लोग का फ्रेड्स इंग्लिश स्कूल के संचालक भी है, और जहां तक हमको मालूम है फ्रेड्स इंग्लिश स्कूल जो गोपालगंज के बच्चे के गरीब से गरीब परिवार का बच्चे भी वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फी बहुत कम है, और वहाँ पे पढ़ाई जो है बहुत अच्छे स्तर पर दी जाती है। तो सर इतने अच्छे स्कूल चलने के बावजूद, आप इतने अच्छे संचालक होने के बावजूद सर पॉडकास्ट शुरू क्यों किए? अच्छा, मेरे पे तो सर ये उल्टा सवाल हो गया, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट चलाना, हम लोग शुरू से कविता लिखते हैं, बोलते रहते हैं, और बोलते रहने में शिक्षा है, शालीनता है। तो हम लोगों ने देखा कि कितने अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं, शुभांकर मिश्रा बोलते हैं, तो उन लोगों को उससे प्रेरणा लेके हमको लगा कि अगर आप में टैलेंट है तो उस टैलेंट को निकालिए, क्यों अंदर रखिएगा, और शौक है पूरा कीजिए। तो मैं ये शौक पूरा करने के लिए पॉडकास्ट किया हूं। अब आप बताइए, मैंने तो शौक पूरा करने के लिए, क्या आप फ्री में सेवा करने के लिए कंसल्टेंसी खोले? नहीं सर, जैसे आप कहीं ना कहीं से चीजें आप ये सोचे हैं कि हाँ जो मेरे अंदर है हम उसको दिखाएं और हम लोगों के बीच आए, तो सर सेम ऐसे ही अभी सर हम पहले बतला दें कि 2020 के आसपास, क्योंकि हम अपना कंपटीशन क्लासेस चलाते हैं, मार्गदर्शन कंपटीशन कॉम्पिटेटिव क्लासेस जिले का हर एक बच्चे जानते हैं। और कुछ दिन पहले की हम लोग बात बोला जाए तो अपने यहाँ जो यूनिवर्सिटी काम करती है जेपी यूनिवर्सिटी, हर एक बच्चे जानते हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी का जो स्थिति था बहुत ही हालत खराब था। वहां पे ग्रेजुएशन बच्चे लोग 5 साल में 6 साल में करवाया जा रहा था, पंचवर्षीय योजना। हाँ, पंचवर्षीय योजना कर दिया गया था। तो अपने यहाँ जो मैक्सिमम बच्चे तैयारी करने वाले होते थे ना, तो इंटरमीडिएट के बाद बच्चे लोग का स्नातक कंप्लीट नहीं हो पाता था। स्नातक लेवल का कोई जॉब यदि आया है बैंक पीओ का या दरोगा का या बीएससी स्नातक स्तरीय या बीपीएससी, तो स्नातकों वाले बच्चे की संख्या बहुत कम हम देखते थे। ये चीजें से सोच करके ये चीजें हम बार बार सोचते थे कि हाँ ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है ना, कि गोपालगंज में बच्चे जब स्नातक लेवल के है ही नहीं तो फिर कंपटीशन निकालेंगे कौन? सर यही चीजें हम लोग देख करके हमने सोचा कि बच्चे लोगों को कहीं दूसरे जगह से स्नातक करवाया जाए ताकि बच्चे कंपटीशन पकड़ सके। सर दूसरे जगह यानी? हाँ, दूसरे जगह कहने को किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से सर। यूनिवर्सिटी तो यहाँ मतलब आउट ऑफ बिहार?
हाँ, आउट ऑफ बिहार या बिहार से सटे हुए आपके उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, आप बिहार की चीजों को यूपी में ले जा रहे हैं। नहीं सर, बच्चे अगर कहीं से भी अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं तो मान लीजिए, तो स्नातक बच्चे पूरा आजाद है, भारत के किसी भी कोने से कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये सोचा कि बच्चे के लिए स्नातक कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे स्नातक स्तर का जॉब तो मान लीजिए प्राप्त कर सकता है ना। बच्चे के कंपटीशन में हम लोग को जो होता है डोमिसाइल का वैल्यू होता है, डोमिसाइल हम लोग मेन होते हैं। बच्चे कहीं से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए ही हमने कुछ आसपास के जो भी यूनिवर्सिटियां थी या जो भी अच्छे यूनिवर्सिटी थे, वहां से बच्चे लोग का एडमिशन कराना शुरू किया और धीरे धीरे बच्चे लोग को हम स्नातक कराते गए। लेकिन उसी बीच में कुछ हम लोग के पास से समस्याएं ये आई कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो बड़ी संख्या में बच्चे बीएड करना चाहते थे। बीएड? हाँ, बीएड। बीएड की हम लोग बात किया जाए तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो बीएड करने चाहते थे, लेकिन हम उस समय बीएड नहीं करवाते थे, हम विशेषकर स्नातक पर ही काम करते थे बच्चे लोग, बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन। तो एक स्टूडेंट लोग का समूह हम लोग से हमसे मिला और बोला कि सर हम लोग बीएड करना चाहते हैं, सर कोई तो उपाय बतलाइए। तो सर हम बतला दे कि 2020 के आसपास में कोई भी आदमी जो टीचर बने हैं वो लोग कोई बीएड किए होंगे तो उन लोग का बीएड 1 लाख से कम नहीं लगता था, ऊपर ही हो जाता था। और बच्चे लोगों को बीएड हरियाणा से करवाया जाता था, बच्चे लोग का बीएड जो था पंजाब से करवाया जाता था, इतना दूर से करवाया जाता था। अब इसमें सुधार करने के लिए उस समय कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिसके द्वारा आप बीती सुनाई गई कि सर बीएड के लिए हम इस टीचर को पैसा दिया तो इतना पैसा मेरा ले लिया गया। तरह तरह मैंने बच्चे लोग का बीती सुनकर सर बहुत दर्द हुआ और उसी सिलसिले में हमने बीएड पर काम करना शुरू किए। और सर आज हम बतला दे कि गोपालगंज के बच्चे कोई भी बीएड भी करना चाहते हैं ना, हम लोग 50 से 60 हजार में पूरे बच्चों को बीएड करवा देते हैं। और उसी का हम लोग का नतीजा सर आज हम लोग देखा जाए तो टीचर के माध्यम हम लोग का टीआरई में देखा जाए तो हम लोग का अपने यहाँ जो बैच हम लोग का बीपीएससी टीआरई वाला जो बैच चला था, एक बैच से 37 बच्चे फाइनल सिलेक्शन लिए थे, एक बैच से। सब तो मिला के कहीं कितने से सर हम लोग यदि बीएड या कहीं ना कहीं स्नातक हम लोग कराना शुरू किए थे बच्चे लोग के लिए, ये ऐसा नहीं है हम लोग ये जो कोर्स करवाने के पीछे हम लोग का अपना स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है सर, बिल्कुल नहीं सर। देखिए अगर कोई भी आदमी काम करता है तो ये तो बात सही है कि हाँ कि 2% 5% कुछ तो लाभ होंगे ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों लोग के द्वारा ही हमको आगे बढ़ना पड़ा, नहीं तो सर उस फील्ड को हमने चूज नहीं किए हो। आप कहे कि सर बच्चों को बड़ी दूर जाना पड़ता था, हरियाणा जाना पड़ता था, पंजाब जाना पड़ता था, लेकिन एक न्यूज मेरे को है आपके द्वारा बीएड कराए जाने पर इस बार सेंटर आगरा में गया था। आगरा भी तो नजदीक नहीं है सर। अभी हम लोग बात किए जाए तो मेरे पास अभी लगभग 7-8 यूनिवर्सिटियां से हम लोग काम करते हैं जो बीएड। और सर ये भी हम बतला दें पूरे चैनल के माध्यम से, अपना जो हम लोग जनता जज जो हम चैनल के माध्यम से बतला रहे हैं कि अपने यहाँ से बीएड लगभग प्रति साल 300 से 400 संख्या में विद्यार्थी बीएड करते हैं, ओनली बीएड, बाकी सब कोर्सेज हम लोग अलग है। और सर वहां पे बच्चे ही अपना सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि आगरा में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब बच्चे लोग एग्जाम देना आसान होता है, रंगना होना जो हम लोग को ओनली रंग देना होता है, जिसको वजह से बच्चे ज्यादा सिलेक्शन अपना जो होते हैं आगरा में चाहते हैं। नहीं तो सर हम गोरखपुर में भी एडमिशन करवाते हैं, अभी हम लोग चले जाएंगे खलीलाबाद संत कबीर नगर में, यहाँ पे भी करवाते हैं हम सर, लखनऊ में भी करवाते हैं और मेरठ में भी करवाते हैं। हर एक जगह पर लगभग 8 हम लोग के पास 8 से 9 यूनिवर्सिटियां सर है जहाँ से हम लोग बीएड करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने माध्यम से बच्चे लोग आगरा में नहीं भेजते, हम तो बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप लोग गोरखपुर से, लेकिन चूंकि गोरखपुर सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, बच्चे लोग की परेशानी ज्यादा होती है, इसलिए बच्चे जो होते हैं ईयरली सिस्टम में जाना चाहते हैं। कैसे परेशानी होती है? 6 माह पर एग्जाम देने जाना सर, प्रैक्टिकल देने जाना, बार बार थोड़ा परेशानी होती है। क्या आगरा में नहीं जाना पड़ता? सर साल में 1 बार जाना पड़ता है ना। अच्छा, साल में 1 बार जाना पड़ता है, तो वहां से बच्चे लोग की परेशानियां कम हो जाती है। अच्छा ये क्वेश्चन बताए कि आगरा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने पड़ते थे, क्या गोरखपुर में सब्जेक्टिव देना पड़ता है? हाँ सर, गोरखपुर में जो एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं, बच्चे लोग की कॉपियां कम से कम लगभग 25 से 30 पेज लिखनी होती है, तो थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो हर एक आदमी सोचता है जहाँ से आसान हो वहां से हम करें, और थोड़ा सा फी भी यहाँ से हल्का सा कुछ कम पड़ जाते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा सा पलायन करते हैं वहाँ। आपके यहाँ से एग्जाम हुआ तो बहुत ज्यादा मात्रा में पुलिस की भर्ती जो हुई उसमें आपके बच्चे सेलेक्ट हुए, हमने देखा। और उन बच्चों में जो बच्चे सफल नहीं होते हैं लेकिन जिनको तमन्ना रहता है दिल में कि हमारे शरीर पे भी वर्दी आए, उन हताश बच्चों के लिए
आप क्या कहेंगे कि उनके भी वर्दी उनके शरीर पे चला जाए? हाँ सर, अभी हम लोग बात किया जाए तो जो बिहार पुलिस एग्जाम हम लोग का निकला हुआ था, उसमें अपने यहाँ से जो बच्चे थे प्री में पहला जो हम लोग का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग 150 के आसपास बच्चे जो है अपने सफलता प्राप्त किए थे। फाइनल सिलेक्शन भी हम लोग का काफी अच्छा रहा और कितने हुए? लगभग 50 से ज्यादा बच्चे जो थे अपना फाइनल सिलेक्शन बिहार में। सर 150 वाला लिए बड़ी थे। तेजी में बोले हैं, 50 वाला धीरे क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, हम लोग का काम है पढ़ाना। अब चूंकि बच्चे जो अपना एग्जाम निकाल लेते हैं, वो बच्चे कुछ फिजिकल में छट गए, कुछ मेरिट लिस्ट में छट गए, कुछ जो हम लोग का बच्चे था हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए, तो वहां पर तो सर हम लोग को जिम्मा नहीं ले जाता है। लेकिन फिर भी अगर एक किसी एग्जाम में ओनली बिहार पुलिस की हम लोग बात किया जाए और उसमें हम लोग यदि मान ली फाइनल सिलेक्शन लगभग 50 से 60 के बीच में हम लोग देते हैं, तो अभी बहुत सारे एग्जाम हम लोग का है ना, एक ओनली एक फील्ड की हम लोग बात बतलाए बिहार पुलिस। और सर हम एक चीज बतलाए कि बच्चे लोगों को जो हम लोग सफलता दिलाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ हम अकेले कुछ कर पाते हैं, नहीं सर। इसके पीछे हम लोग के मार्गदर्शन की जो टीम है, एक टीम मैनेजमेंट जो हम लोग के पीछे हम लोग काम करती है, सब शिक्षक का एक अच्छा से अच्छा अपना योगदान होता है। सर अभी हम बतला दें कि अभी बच्चे इस समय भी बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, इस समय अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हम लोग का चल रहा है और इस एग्जाम पुलिस में बच्चे लोगों को अच्छा से अच्छा लोग प्रदर्शन कर पाए, अच्छा से अच्छा अपना रिजल्ट कर पाए, इसके लिए मेरी टीम आनंद फानंद में लगभग सर लगातार 1 माह तक रह करके और प्रतिदिन 6-6 घंटा जग करके तुरंत अभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हुए थे ना, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन पे काम किया, बच्चे लोगों को क्वेश्चन है। सर ये तो हुआ कि आपने क्या किया, हाँ वो सर। हमारा नहीं प्रश्न है। हमारा हाँ। प्रश्न है कि जिनको वर्दी पहनने का लालसा है और वो मतलब नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ सर, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हाँ हमको वर्दी पहनना है और वो बच्चे सोचते हैं कि हाँ मालूम नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके मन में ये है कि हाँ हमें वर्दी लेना है। उन बच्चों के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पहले आप तो उसके लिए उठिए, चलिए, दौड़िए और पढ़ना तो शुरू कीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हाँ बिहार पुलिस में हमको जॉब लेनी है, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ दौड़ते हैं। तो सर बिहार पुलिस में जब तक किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं होगा, तब तक तो मान लीजिए फिजिकल के लिए बुलाया नहीं जाएगा। अब बच्चे अभी सिर्फ बच्चे को देखा जाता है, बच्चे दौड़ने में खूब मेहनत करते हैं, पढ़ाई पे मेहनत नहीं करते हैं। सर गोपालगंज के बच्चे को, हम पूरे बच्चे को चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, कोई बच्चा यदि वर्दी का सपना रखता है ना, वो मार्गदर्शन में आए, अपना साल भर समय दे। सर मैं यहाँ पर आपको जनता जो हम लोग का जज अपने हम लोग का चैनल है, इसमें पूरे हम गारंटी के साथ सर बोल रहे हैं, कोई बच्चा 1 साल भी समय देता है बिहार पुलिस के लिए और जैसे हम लोग बोल रहे हैं उसे करे, 100% उसको वर्दी का सपना हम पूरा कराएंगे। लेकिन बच्चे चले तो सही, मेहनत करे तो सही। यहाँ पे गोपालगंज में सबसे बड़ी संख्या में कमियां होती है ना, कि जब वैकेंसी निकल जाएगा ना, तब कुछ बच्चे चलेंगे पढ़ने के लिए और कुछ बच्चे तो इतने ज्यादा जाहिल होते हैं ना कि जब एग्जाम का डेट आ जाएगा ना, तो 1 माह समय बचेगा तब चलते हैं क्लास करने के लिए। अब सर हम 1 माह में हम क्या कर सकते हैं या मेरी टीम क्या करेगी? कोई भी बच्चे के यदि वर्दी का सपना है तो हम बोलेंगे आप हमें समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं आप अपना 1 साल समय दीजिए मार्गदर्शन में, मेरी गारंटी है वर्दी का सपना हम आपको सरकार पूरा करवाएंगे। बस बच्चे लोग आए तो सही, अपना समय दे तो सही सर। उसके लिए मैं और मेरा टीम पूरा तरह से लगे हुए हैं सर। कहीं से बच्चे को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, जितना हो सकता है हम लोग अपना हर एक चीज से बच्चे को झोंकने के लिए तैयार है। यानी सर के कहने का पूरा मतलब ये रहा कि कोई फिजिकल पे ज्यादा मेहनत करता है तो फिर स्टडी पे मेहनत नहीं करता है, अगर कोई स्टडी पे मेहनत करता है तो फिजिकल पे नहीं करता है। हाँ। इसलिए दोनों में लेवल बढ़ा के मेहनत किया जाए हाँ तो पहले तो सफलता हम होगी। यही बोलेंगे सर, मान लीजिए बच्चे का अभी जो शुरुआती वक्त है पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेंगे तभी तो फिजिकल की जरूरत पड़ेगी। और जब एग्जाम बच्चा दे देता है उसके बाद से 3 माह तक समय बच्चे को मिलता है फिजिकल के लिए, जो कि बहुत ज्यादा होता है, पर्याप्त होता है। अब बच्चे यहाँ पे होते हैं सुबह शाम दौड़ना शुरू कर देते हैं और शाम को पढ़ने का समय आएगा तो बच्चे सो जाएंगे। पढ़ाई किए कहा, रिजल्ट निकला कहा, तो फिर अब दौड़ के ही क्या कीजिएगा? आप ऐसा तो नहीं है कि मैराथन दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, आप तो आए हैं कि वर्दी का सपना लेने के लिए, तो भाई पहले पढ़ाई तो कीजिए, सही पढ़ाई कीजिए, फिर आपका फिजिकल है, लेकिन पहले पढ़ाई कीजिए। हम यही बोलेंगे पहले बच्चे की पढ़ाई सर जरूरी है। यानी रिटेन पे ज्यादा ध्यान दें। हाँ सर, एकदम रिटेन पर ज्यादा ध्यान हम लोग को देना ही है बच्चे को, तभी वो बच्चे का सपना साकार हो पाएगा, नहीं तो सिर्फ दौड़ने से बच्चे का सपना साकार नहीं हो पाएंगे। सर कहा जाता है ऐसा कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी
स्त्री का हाथ होता है, आपके पीछे किसी का हाथ है कि नहीं? सर बात तो सही है, हर एक आदमी के सफलता या सफलता के पीछे किसी न किसी लड़की का तो हाथ होता है। लेकिन सर मेरे सफलता के पीछे, हाँ, आप ही के। हाँ मेरे सफलता के पीछे कहीं न कहीं से मेरी माता का हाथ है। माता का। हाँ, और माता और पिता के योगदान के द्वारा ही हम आगे बढ़ पाए, और इसमें श्रेय मेरे भाइयों को भी जाता है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, पूरे अपने घर में भाई और बहन में सबसे छोटा हूँ। तो सब लोग का ये एक प्रयास था कि हाँ पढ़ाई हम अच्छा से करें। तो हम मेरे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो मेरे फैमिली का ही जाता है, जिसमें मेरे मम्मी और पापा का श्रेय ज़्यादा जाता है। आप शादीशुदा भी हैं? हाँ सर। आपकी पत्नी का कोई रोल नहीं है आपकी कामयाबी में? तो सर पत्नी बाद में नभाती है, मेरा मान लीजिए कहीं न कहीं से वो पत्नी शादी तो बाद में ना होता है सर, तो अभी हम उसमें कहाँ से सहयोग करें, उसमें हम कहाँ से बोल पाए। यानी कि आपके पीछे आपकी माता जी का विशेष हाथ, हाँ सर। वही महिला में वो है। हाँ सर। अच्छा ये बताइए कि आप सफलता का मार्ग बताते हैं, सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो सफलता का मूल मंत्र होता है कोई भी विद्यार्थी का ईमानदारी से उस पर प्रयास करना, ईमानदारी से अपना पढ़ाई करना, या कोई भी वर्क कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में आप सफल होना चाहते, नहीं, कोई काम कर रहे हैं तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ये हमें काम करना है, उसमें ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। अगर सर लाइफ का कोई भी काम आप आपके अंदर ये है ना कि यदि ठान लिए ना कि हमको ये काम यदि करना है, तो सर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको वो रोक सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है, और सर आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है। कोई भी चीज यदि आप ठान लिए कि अगर आपके अंदर सपना है कि हमें बिहार दरोगा में जॉब लेना है, तो सर दरोगा में जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बशर्ते आप उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, आप उसको ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो सर हम बस यही चीज बोलेंगे सफलता के मूल मंत्र के बारे में। अगर कोई बच्चा ये चाहते कि हमें दरोगा बनना है, तो दरोगा बनना है तो पढ़ाई तो करे अपनी ईमानदारी से, वो अपने रोटी में डाले कि पर डे हमें 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ के लगातार उस पर वर्क करे। अगर वो कोई बच्चा उसके अंदर है कि हमें दरोगा बनना है, तो वो दरोगा के बारे में, दरोगा का सिलेबस अच्छा से देखे, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको देखे, उस पर ईमानदारी से वर्क करे। मैं बोल रहा हूँ सर, यदि बच्चा वो साल भर मेहनत कर दिया नो, साल भर में वो एग्जाम निकालने वाला हो जाएगा, एग्जाम निकालेगा, और एक ऐसा समय आएगा नो, हो सकता है कि उस समय 5-6 माह और बढ़ जाए, निश्चित है कि दरोगा में उसका नौकरी होगा सर। कोई भी स्टूडेंट ईमानदारी से मेहनत करेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है कि उसे अपनी ईमानदारी का उसे फल नहीं प्राप्त हो। 100% है कि उसे नतीजा तो एकदम मिलेंगे ही मिलेंगे, फल मिलेंगे ही मिलेंगे, बस ईमानदारी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। आपके इस बात से एक शेर हमको भी आज याद आ रहा है कि सपना उनका सच होता है जिनके सपनों में जान होता है, और पंखों से उड़ा नहीं जाता, हौसलों से उड़ान होता बहुत है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। अगर सपना अगर सही हो, वेल डायरेक्शन ऑफ लेबर इज ओनली वे टू सक्सेस। अगर मेहनत का दिशा सही हो तो कामयाबी कोई नहीं रोक सकता है। एकदम बिल्कुल सर, बात एकदम बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल एकदम सही है। सर ये बताइए, आजकल बच्चे डेविएट बहुत हो जा रहे हैं, आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चों के पढ़ाई में मोबाइल का क्या रोल आप देखते हैं? हाँ सर, अभी जैसे हम बात किया करें 2017, 18, 19, उस समय हम बच्चों में देखा करते थे सर, अगर एक किसी बैच में 50 स्टूडेंट हुआ करते थे ना, तो 50 में कंपटीशन होता था। वो लोग सोचते थे कि हाँ हमें टॉपर होना है। जब कोई टेस्ट होता था ना सर, तो उसमें 50 में 5-5, 10-10 स्टूडेंट जो थे, अगर 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ ना, 50 में 50 लाते थे। लेकिन आजकल थोड़ी सी वो हम लोग का जो सीमाएं है गिरी हुई है, ग्राफ नीचे है। हाँ ग्राफ नीचे आया हुआ है। और जहां तक सर हमको लगता है ना कि इसका भूमिका ज्यादा है, ये जो आजकल के दौर में चल रहा है मोबाइल, इसका भूमिका ज्यादा है। पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ सर, पॉजिटिव की एक तरफ से नेगेटिव? इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो सही है, लेकिन निगेटिव इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। सर हम कुछ आपको डाटा बतला दें, कोई भी बच्चा जो मोबाइल चलाता है वो पर डे हमको लगता है कि 1 घंटा अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, घर पर, वो लगभग 1 घंटा पर डे समय तो उसमें बात करने में लगा देता है। उसके बाद से 1 घंटा उसका समय
हम लोग का जो होता है कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पे चला जाता है। जैसे व्हाट्सएप कोई बच्चा चला रहा है तो दिन भर में कम से कम कुछ नहीं 24 घंटे में 20 बार व्हाट्सएप पे जाएगा ना। तो अगर एक एक मिनट या दो दो मिनट समय बर्बाद हुआ तो 40 मिनट समय बर्बाद हुआ। इंस्टाग्राम पर जाएगा, टेलीग्राम पर जाएगा, व्हाट्सएप ये फेसबुक पर जाएगा। ऐसे करके पर डे एक मिनिमम मेरा जो आंकड़ा है सर, एक बच्चा यदि पर डे 2 घंटा अपना समय बर्बाद कर रहा है तो यदि 30 दिन के आंकड़ा की हम बात करें तो 30 दिन 60 घंटे समय बर्बाद हुआ। 60 घंटा कहने को तो पूरे 2.5 दिन। अगर उसे हम कैलकुलेशन एक साल में कर लेते हैं ना, तो एक साल में कर लेते हैं तो सर 12 पूरे 2.5 करेंगे तो 30 दिन, पूरा अपना वो लाइफ का 1 माह समय पूरे 24 घंटा वर्क करते हुए मोबाइल पर दे रहा है, पूरा 1 माह समय। और बदले में बच्चों को क्या मिलती है, यदि बच्चा अगर इससे दूर रहता है ना सर, तो पढ़ाई करेगा ना, तो किसी दोस्त से बात करेगा ना, तो बात करेगा हम न्यूटन के 3rd नियम देखे थे उसमें ऐसा था, हम बाबर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ रहे थे ऐसा था। लेकिन आजकल क्या बात होती है, हम एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे थे ना तो उसमें ऐसा बना हुआ था, हम एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पर तो ऐसे बना हुआ था। तो सर ये बच्चे का कहीं ना कहीं से दिमाग मोबाइल पर तो जा रहा है ना, पढ़ाई की तरह बात क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से सर ये इसका बड़ा ही इफेक्ट है। आज के दौर में देखा जाए तो मोबाइल जहां पर ठीक है उसका सही हम लोग यूज करें तो सही काम करेंगे, लेकिन गलत इसका यूज सर ज्यादा है। हमको लगता है कि बच्चे आजकल थोड़ा सा कम सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका कुछ योगदान मोबाइल का जाता है। हम बच्चे लोग से एक ही चीज बोलेंगे कि ठीक है मोबाइल रखिए, उसके हम मनाही नहीं है, लेकिन जितना उससे दूर रह सकते हैं, जितना दूर, हम यही कहेंगे अगर एक दिन में 10 मिनट इसका यूज कर सकते हैं तो उतना ही यूज कीजिए। जितना दूर रहेंगे तो उतना हम लोग को फायदा करेगा। और जब हम सफल हो जाएंगे ना तो एक नहीं 5-5 मोबाइल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक सफलता हाथ नहीं लगी है तब तक थोड़ा सा इससे डिस्टेंस बनाना ही है। यानी हम कह सकते हैं कि मोबाइल इज जस्ट लाइक एसेंशियल डेविल। हाँ सर, यस, एक प्यारा सा भूत बैताल है ये। हाँ सर, एकदम बिल्कुल बात सही है। चलिए, मोबाइल के बारे में आपकी जो जानकारी दी है हमको लगता है कि सबको समझ में आया होगा और सब लोग समझेंगे और इस पर कोशिश करेंगे कि अपने घर के बच्चों को मोबाइल से जितना ज़्यादा दूर रखना हो रखें। हालांकि सब लोग इसमें लिप्त हैं। अगर घर में 5 मोबाइल है तो इतनी दूरी हो गई है कि मम्मी मोबाइल में अलग बिजी हैं, पापा अलग बिजी हैं। और सब लोग अगर मम्मी पापा को ही देखेगा बच्चा बिजी रहते हुए तो खुद वो बिजी क्यों नहीं होगा। इसलिए पहले हम लोग अपने आप को देखें फिर बच्चों को दिखाएं। और प्रभु सर, आप हमारे इस चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है कीमती समय निकालकर सर हमें बुलाए। आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संस्था चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।